Hi, welcome back class 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। आज की वीडियो में न्यू चैप्टर है नेशनल इनकम किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है और उसके एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेशंस करने से पहले कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को नहीं समझेंगे तब तक हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़ी ध्यान से हमें आगे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या है इसके ऊपर आते हैं। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में हमने दो चीजों को शामिल किया है, एक तो फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होता है, इसको इकोनॉमिक्स के अंदर काफी अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स को केवल उसी को समझा जाएगा जो अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर देश के अंदर स्टे किया हुआ हो और उसका देश की इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट हो। जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज या दूसरी एक्टिविटीज से वहां पर उसकी इनकम जनरेट होती है उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में देखते हैं। दूसरा जो फैक्टर इनकम्स है, क्योंकि फैक्टर इनकम जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में शामिल हों, जिनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, वो फैक्टर्स उसके ऊपर जो अर्जित इनकम है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके कंसेप्ट को, इनको दोनों को लेके हम किस प्रकार से इसको ऊपर परिभाषित करते हैं। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट of a country during the period of an accounting years। जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसे हम नेशनल इनकम के अंदर शामिल करते हैं या उसे हम कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के रूप में देखते हैं। अब हम जो हमारे पास जो फैक्टर इनकम है, जो हाउस होल्ड सेक्टर जो प्राप्त करता है, लेकिन यहां पर यह बात बताना जरूरी है कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम प्राप्त होती है वो दो तरह से प्राप्त होती है। एक तो उसे फैक्टर इनकम के रूप में प्राप्त होती है, दूसरा उसे ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट के रूप में भी उसे इनकम प्राप्त होती है। तो यहां पे हमें यह समझना जरूरी है कि जो ट्रांसफर इनकम और जो ट्रांसफर पेमेंट जो होती है उसको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते शामिल नहीं करते, उसे हम रिवार्ड के रूप में नहीं देखते और इसे यूनिलैटरल वन साइड पेमेंट या इनकम समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चैरिटी है, ग्रांट्स हैं, इन्हें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। केवल जो फैक्टर इनकम को हम दूसरा भी नाम से जानते हैं जिसे फैक्टर पेमेंट के रूप में कहते हैं, भी कह सकते हैं, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर जो हाउस होल्ड सेक्टर से जो प्रोडक्शंस के जो फैक्टर लेता है प्रोडक्शंस करने के लिए और जब उनका भुगतान करता है तो उसके लिए वो फैक्टर की जो पेमेंट है वो उसे फैक्टर पेमेंट के रूप में देखता है। लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोडक्शंस को जो फैक्टर देता है, जो फैक्टर में लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स, ये फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर देता है और इनके बदले में जो अवार्ड के रूप में जो लेता है, तो लैंड के ऊपर रेंट अर्जित करता है, दूसरा लेबर के ऊपर कंपनसेशन उसको अर्जित करता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रॉफिट अर्जित करता है।
जिनके जो टोटल सम होगा उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय शामिल करते हैं, और इसे हम जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है जो ये अर्जित करता है। इस प्रकार हमने जो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है वो क्लियर होती है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री है और उसके अकाउंटिंग ईयर पीरियड में जो अर्जित किया उसे हम फैक्ट्री के रूप में जो उसने अर्जित किया उसे हम कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब हम नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में जानकारी के ऊपर आते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट किसे कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते, और उनके साथ किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है। तो देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है। इसके साथ जो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो यानी कि सिटीजन्स भी होना चाहिए, यानी कि केवल नॉर्मल रेजिडेंट को यहां पर कंसिडर किया जाता है। सिटीजन्स वाली टर्म एंड कंडीशंस यहां इंप्लीमेंट नहीं की जाती कि उसका नॉर्मल रेजिडेंट है उसका सिटीजन्स होना भी जरूरी है, यानी कि जो जो सिटीजन्स नहीं है वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो देश की सीमाओं के अंदर, जो देश के अंदर 1 ईयर से ज्यादा स्टे किया हुआ हो और जिसका इकोनॉमी के अंदर, देश की इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, उसे नॉर्मल रेजिडेंस कहते हैं। और उसकी इनकम जो होगी, जो फैक्ट्री इनकम होगी, उसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि जो WHO संस्था है जो, या फिर IMF जो संस्था है, वो जिस देश के अंदर खुली हुई होती है उसको उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता, लेकिन उस देश का जो व्यक्ति उस संस्था में जो काम करता है उसे उस को हम नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में देखते हैं। दूसरा, इसके अंदर वो व्यक्ति जो कि एक फॉरेनर विजिटर है उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कह सकते। इसके साथ जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट्स के रूप में नहीं देख सकते। दूसरा, जो फॉरेनर्स है जो कि एक नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस है उसके वो एम्प्लॉय है, तो उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, इसके अंदर जो अगर एक वर्कर या जो व्यक्ति जो डेली के है कि अपने किसी काम से जो बॉर्डर क्रॉस करना होता है उन्हें, तो दो देशों के बीच के अंदर, तो जो व्यक्ति जिस देश के अंदर उसका निवास है, लिविंग स्टे है, उसे उस देश का क्या है कि नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ पर माना जाता है। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स, जिसके अंदर डिप्लोमेट्स भी आते हैं, और द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स जो हैं वो फॉरेनर कंट्री के अंदर हैं, तो उसे उन देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस देश के, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, जहां पर स्टे करते हैं उसे उसका नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, केवल उस देश का माना नॉर्मल रेजिडेंट होगा जो कि उस देश, जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से आज की जो वीडियो, क्योंकि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हमें कौन कौन सी फैक्टर इनकम को शामिल करेंगे और किसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। तो मेरे को आशा है कि इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट होगा। जो बच्चे क्लास 12th के हैं और जो CPT और इसके अंदर CGL के टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिट होगा इससे। इसे अगर वीडियो तो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।